हेलो एवरीवन। एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर जो आधारित होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर। लेकिन इनमें शुरुआत में हम कुछ उत्तर प्रदेश स्पेशल न्यूज भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले हेडलाइंस के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज होगी, सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बनेगा नया विधान भवन। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे, उत्तर प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड जाति को मिला एसटी का दर्जा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, गोरखपुर में खुलेगी रीजनल फिल्म सिटी। इसके बाद देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बलिया में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन। इसके बाद देखेंगे, विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे, ये कब हुआ? 3 मार्च 2023 को। इसके बाद देखेंगे, क्वाड की बैठक, जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई अभी। इसके बाद हम देखेंगे, धारा पहल, ये एआईसीटीई के द्वारा की गई है। इसके बाद देखेंगे, वैश्विक खुफिया प्रमुखों का सम्मेलन, ये रायसीना डायलॉग का ही एक पार्ट है। इसके बाद अब शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बनेगा नया विधान भवन। अब ये चर्चा में क्यों रहा? 3 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि देश के नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को भी जल्द ही एक नए विधान भवन की सौगात मिलेगी। 18वीं विधानसभा के सदस्यों को नई विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा। इससे रिलेटेड हम प्रमुख बिंदु देखें तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि वर्ष 2027 के पहले नए विधान भवन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इसे पूरी तरह से इको फ्रेंडली, भूकंप रोधी और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मौजूदा भवन के काफी पुराने हो जाने, बढ़ती जरूरतों के मुताबिक जगह कम होने, आसपास भारी यातायात का दबाव के चलते अन्यत्र नया विधान बनाने की तैयारी की गई है। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा में कम से कम एक सत्र का आयोजन नए विधान भवन में हो। नए विधान भवन का निर्माण बढ़ती जरूरतों के अनुसार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मौजूदा विधान भवन करीब 100 वर्ष पुराना है। इसकी नींव 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने रखी थी। यह भवन करीब 6 साल में बनकर तैयार हुआ था तथा 21 फरवरी 1928 को इसका उद्घाटन किया गया था। मौजूदा विधान भवन का निर्माण कोलकाता की मैसर्स मार्टिन एंड कंपनी द्वारा किया गया था। इसके मुख्य आर्किटेक्ट सर स्विनोन जैकब और हीरा सिंह थे। उस समय विधान भवन के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। उत्तर प्रदेश का मौजूदा विधान भवन यूरोपियन और अवधि निर्माण की मिक्स्ड शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें फिलहाल 403 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है। जुलाई 1935 में विधान परिषद की बैठकों और कार्यालय कक्षों के लिए एक अलग चैम्बर का प्रस्ताव किया गया था। एक्सटेंशन भवन का निर्माण मुख्य वास्तुविद एएम मार्टिमर द्वारा किया गया था। इसे लोक निर्माण विभाग की देखरेख में नवंबर 1937 में पूरा किया गया था। विधान परिषद में फिलहाल 100 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। ज्ञातव्य हो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नई दिल्ली में नए संसद भवन के साथ ही केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये नया संसद भवन भव्यता के साथ ही औपनिवेशिक काल के स्मारकों को टक्कर देने वाली स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण बनकर उभरेगा। अब इसके बाद अगली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड जाति को मिला एसटी का दर्जा। अब ये चर्चा में क्यों रहा? 2 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 और जिलों संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में गोंड जाति को एसटी अनुसूचित जाति का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है। इससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु देखें तो समाज कल्याण के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के क्रम में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश द्वितीय संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश में गोंड, धुरिया, नायक,
ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया है। इसके आधार पर मिर्जापुर व सोनभद्र के साथ अब 4 और जिलों संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में निवास करने वाली इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। अब इसके बाद अगली न्यूज देखते हैं। गोरखपुर में खुलेगी रीजनल फिल्म सिटी। ये चर्चा में क्यों रहा? 28 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राज्य के नोएडा में फिल्म सिटी के साथ ही अब पूर्वांचल के गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी खोलने की तैयारी की गई है। जानकारी के अनुसार मुंबई के कारोबारी अतुल गर्ग ने रीजनल फिल्म सिटी के लिए प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। एमओयू के तहत कारोबारी अतुल गर्ग 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। भोजपुरी भाषा की सबसे महंगी फिल्म के फिल्मांकन के बाद ही अब गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी खुलने के बाद पूर्वांचल की प्रतिभाओं को बाहर नहीं जाना होगा। बता दें कि गोरखपुर क्षेत्र भोजपुरी एवं नेपाली सिनेमा का हब बन चुका है। 500 करोड़ रुपए के निवेश से 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से गोरखपुर को फिल्म सिटी के लिए बेहतर विकल्प बताया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक वर्तमान में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का उद्योग बन चुकी है। भोजपुरी के साथ ही आने वाले दिनों में प्रदेश में अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज व अन्य क्षेत्रीय सिनेमा के उभरने की संभावना है। अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। उत्तर प्रदेश के बलिया में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन। 27 फरवरी 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे रिलेटेड हम प्रमुख बिंदु देखें तो इस अवसर पर नितिन गडकरी ने बलिया आरा के बीच 1500 करोड़ रुपए की लागत से 28 किलोमीटर ग्रीनफील्ड स्पर रोड के माध्यम से नए संपर्क मार्ग की भी घोषणा की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ से पटना केवल 4.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। बलिया से बक्सर आधे घंटे में, बलिया से छपरा 1 घंटे में और बलिया से पटना 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार के छपरा, पटना, बक्सर से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से बलिया के किसानों की सब्जियां लखनऊ, वाराणसी और पटना की मंडियों में आसानी से पहुंच सकेंगी। सब्जी उत्पादक किसानों को वाराणसी, गाजीपुर और हल्दिया के 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल का सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 130 करोड़ रुपए की लागत से चंदौली से मोहनिया तक ग्रीनफील्ड सड़क बनेगी। यह रोड उत्तर प्रदेश के चंदौली और बिहार के कैमूर जिलों को दिल्ली कोलकाता जीटी रोड से जोड़ेगी। इसी तरह सैदपुर से मरहट तक सड़क बनेगी, जिससे सैदपुर होते हुए मऊ से वाराणसी का सीधा संपर्क हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी से प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही आजमगढ़ जिले के पिछड़े इलाकों को भी नई कनेक्टिविटी मिलेगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे। अब इसमें क्या है? अब विश्व श्रवण दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व भर में बहरेपन और श्रवण क्षति को रोकने के साथ कान की देखभाल एवं श्रवण क्षमता वृद्धि के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसकी थीम तय करता है। इस वर्ष की थीम सभी के कान की देखभाल एवं श्रवण क्षमता वृद्धि, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल है। इस थीम के साथ हम देखें तो इसमें सुनने की सामान्य क्षमता 0 dBHL डेसिबल हियरिंग लेवल से 20 dBHL तक होती है। बहरापन या हियरिंग लॉस सुनने में अक्षमता के साथ साथ सामान्य श्रवण वाले व्यक्ति को 20 dB या दोनों कानों से बेहतर न सुनने की सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। हियरिंग ऑफ हियरिंग उन लोगों को संदर्भित करता है जिनमें बहरापन के हल्के से लेकर गंभीर लक्षण देखे जाते हैं। बधिर लोग सामान्यतः सुन नहीं सकते हैं। अब इसके बाद अगली न्यूज हम देखते हैं। क्वाड बैठक। नई दिल्ली में हाल ही में क्वाड बैठक के दौरान क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन में दीर्घकालिक शांति का आह्वान किया और रूसी आक्रमण के संदर्भ में क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता के सम्मान पर जोर दिया। उन्होंने
हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार व संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों को नामित किए जाने से रोकने के प्रयासों को भी संबोधित किया। आतंकवाद से निपटने हेतु क्वाड वर्किंग ग्रुप बनाने और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के साथ अधिकता से निकटता से जुड़ने का निर्णय लिया गया, जो 23 देशों का एक समूह है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड 4 लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है। ये देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। सभी 4 राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ अबाधित समुद्री व्यापार और सुरक्षा हित साझा करते हैं। इसका लक्ष्य मुक्त, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसको बढ़ावा देना है। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार वर्ष 2007 में क्वाड का प्रस्ताव रखा था। यह चतुर्भुज गठबंधन वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा बनाया गया था। अगले क्वाड लीडर्स की समिट मेजबानी वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाएगी। अब इसके बाद अगली न्यूज हम देखते हैं, धारा पहल। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में शुरू की गई अनूठी और प्रमुख पहल धारा भारतीय ज्ञान प्रणाली का स्रोत ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम को फरवरी 2023 में 1 वर्ष पूरा हो गया है। मंत्रालय का भारतीय ज्ञान प्रणाली द इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS प्रभाग AICTE नई दिल्ली स्थित शिक्षा धारा आयोजनों के लिए प्रमुख निष्पादन भागीदार है। अपनी साल भर की गतिविधियों के दौरान इसने जन जागरूकता और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की है तथा IKS के कई क्षेत्रों के प्रचार और पुनरुद्धार के लिए रूपरेखा तैयार करने में सहायक सिद्ध हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और भारतवासियों और उनकी संस्कृति एवं उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का अभिनंदन और इसका उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। भारत ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा चलाए जा रहे कई आंदोलनों के साथ 100 से अधिक वर्षों तक चले एक लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप से विदेशी शासकों को सफलतापूर्वक निष्कासित कर दिया था। अब इसके बाद अगली न्यूज है, वैश्विक खुफिया प्रमुखों का सम्मेलन। भारत ने 1 मार्च को विश्व भर के 26 देशों के खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया। रायसीना डायलॉग की शुरुआत से 1 दिन पहले अप्रैल 2022 में पहली बार सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने संबोधित किया। सम्मेलन के प्रमुख आकर्षण देखें तो सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन रायसीना डायलॉग के एक भाग के रूप में देश की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS द्वारा किया जाता है, जो NSA को रिपोर्ट करता है। इसका उद्देश्य देखें तो वर्तमान में चल रहे भू राजनीतिक तनावों पर चर्चा करने के लिए प्रतिभागियों को इस संकट और अन्य भू राजनीतिक तनावों को दूर करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया। हालांकि यह बैठक रूस यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। बैठक की प्रकृति देखें तो यह म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन और सिंगापुर के सांग्री लॉ डायलॉग की तर्ज पर तैयार की गई है। यह G20 विदेश मंत्रियों की बैठक और रायसीना संवाद के साथ आयोजित की गई थी। भारत G20 और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO दोनों की अध्यक्षता करता है। इस बैठक में USA, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर बहरीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान के सुरक्षा प्रमुख उपस्थित हुए थे। अगर रायसीना संवाद के बारे में देखें तो रायसीना संवाद भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन करते हैं। वर्ष 2023 में इसकी थीम उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति, तूफान में प्रकाश स्तंभ का उद्देश्य दुनिया की वर्तमान स्थिति को चित्रित करना है। यह संवाद बहुहितधारक क्रॉस सेक्टोरल चर्चा के रूप में संरचित है, जिसमें राज्य के प्रमुख कैबिनेट मंत्री और स्थानीय व्यापारी प्रतिनिधि, मीडिया तथा शिक्षाविद विचारकों के रूप में भाग लेते हैं। अगर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो यह नई दिल्ली में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, जिसके 3 केंद्र मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थित हैं। यह निष्पक्ष और न्याय संगत दुनिया में एक शक्तिशाली एवं समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में नीतिगत सोच का मार्गदर्शन तथा सहायता करते हुए भारत के विकल्पों को पहचानने और सूचित करने में मदद करता है। यह उन स्थानों पर भारतीय दृष्टिकोण को व्यक्त करता है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों को आकार देते हैं। यह दुनिया भर में सरकारों, व्यापार, शिक्षा और नागरिक समाज में निर्णयकर्ताओं के लिए गैर पक्षपातपूर्ण, स्वतंत्र, अच्छी तरह से शोध किए गए विश्लेषण और इनपुट प्रदान करता है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।